देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड के सदस्यों का ऐलान किया, जिसमें कई पुराने चेहरों को छुट्टी दे दी गई है तो कई नए चेहरों को एंट्री मिली है। हरियाणा के लिहाज से इस फैसले को देखें तो सुधा यादव की संसदीय बोर्ड में एंट्री राव इंद्रजीत के कद को कम करने वाली बात देखी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो वहीं बड़े चेहरों में शुमार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। संसदीय बोर्ड की सूची में जो लोग शामिल हैं, उनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस समिति में भी जगह नहीं मिली है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड के सदस्यों की जारी सूची में हरियाणा से सुधा यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संसदीय बोर्ड में सदस्य बनाए जाने के बाद सुधा यादव को बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने सुधा यादव से खास बातचीत की, जहां सुधा यादव ने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बेहतर तरीके से निभाऊंगी, जिससे संगठन को मजबूती मिल सके। बीजेपी के जिस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में कई नए चेहरों को शामिल कर कुछ दिग्गजों को किनारे किया गया है, आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस संसदीय बोर्ड का काम। बीजेपी में संसदीय बोर्ड सबसे ताकतवर, गठबंधन से लेकर हर बड़े फैसले बोर्ड के होते हैं। संसदीय बोर्ड ही तय करती है राज्यों में सीएम का चेहरा। विधान परिषद का नेता चुनने का फैसला भी बोर्ड का। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनना बोर्ड का काम। नेता विपक्ष भी संसदीय बोर्ड के फैसले से बनता है। राज्यों में भी गठबंधन पर आखिरी फैसला बोर्ड का। चुनाव समिति दूसरी सबसे पावरफुल संस्था। क्या होता है चुनाव समिति का काम? चुनाव समिति बीजेपी में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था। लोकसभा चुनावों पर फैसला, विधानसभा चुनावों में टिकटों का फैसला, चुनाव से संबंधित सभी अधिकार चुनाव समिति के पास। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी के भीतर जो भी अहम और बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनमें सीधे तौर पर संसदीय बोर्ड की भूमिका रहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी में बड़ा फेरबदल कितना कारगर साबित होता है। राव इंद्रजीत और भूपेंद्र यादव के बीच की दूरियां भी जगजाहिर हैं। यही वजह है कि राजनीति की समझ रखने वाले ये मानते हैं कि हरियाणा में इतने बड़े कद के नेता होने के बावजूद राव इंद्रजीत को संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई गई, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। आगामी पंचायत चुनाव की रूपरेखा समेत तमाम मुद्दों को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर प्रस्ताव हुआ पास, जिसमें विपक्ष ने पुरजोर से पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो वहीं हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को पिछड़े वर्ग की कोई चिंता नहीं है। पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज प्रस्ताव हमने किया है कि पंचायत के चुनाव में बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन की कमीशन को तुरंत रिपोर्ट देते हैं और चुनाव में बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन अभी पहले नहीं है, उसका प्रावधान करना चाहिए। तो कि ये पहले बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन हो, और मुद्दे ये इतने साल तक जो पंचायत चुनाव नहीं कराए, उसका कारण को उसमें जो लूट हुई है, जिस प्रकार से विकास ठप रहा गाँव का, जहाँ भाई ये तो मतलब
जब तक वहाँ नुमाइंदे नहीं होंगे तो काफ़ी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और गांव का विकास होता है। हुड्डा साहब ने कभी इस बात की चिंता नहीं की पिछड़े वर्ग की। ये अगर चिंता की तो श्रीमान मनोहर लाल जी ने चिंता की इस बात। और विशेष करके जो BCA है जिसकी वोट काफ़ी कम है, लेकिन वैसे पूरे प्रदेश में काफ़ी है, लेकिन एक एक जगह पे कुछ कुछ कम वोट है, तो ऐसे में उसको भी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की। उसके लिए 8% की जरूरत है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समिति गठित की है, उसकी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हुई है। और जो लोग अपने हमारे सीनियर लीडर हैं जिनको हमने जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, उन सभी ने, और जो पहले समिति बनाई गई थी उसके सभी जो सदस्य थे उस सभी ने इस बैठक में भाग लिया है। और हमने निर्णय किया है कि जल्दी हम सभी जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं की क्या राय है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, उसका निर्णय कार्यकर्ताओं के जिम्मे होगा और वो अपनी राय देंगे। और हमारे जो भी प्रभारी हैं जिलानुसार, वो 24 तारीख तक अपनी ये राय प्रदेश में देंगे। विधायक दल की बैठक में पंचायत चुनाव में आरक्षण समेत महंगाई पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनी। 28 अगस्त को प्रस्तावित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम अब 11 सितंबर को आयोजित होगा। जो हमारी CLP की मीटिंग हुई उसमें हमने अरोड़ा साहब भी बुलाया था, क्योंकि अरोड़ा साहब यमुनानगर के इंचार्ज। 28 तारीख को जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था वो 11 तारीख का हो गया, 11 संडे को, क्योंकि 28 को दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस पार्टी महंगाई पे हल्ला बोल करके। इस वास्ते वो वहाँ पे हमने उसका पोस्टपोन किया है। पंचायत चुनाव से पहले विपक्ष भी पूरा माहौल बनाने की कवायद कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष को इस एजेंडे का कितना चुनावी फायदा मिलता है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई गई। अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी, जिस पर तंज कसते हुए मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि हुड्डा को पिछड़े वर्ग के लोगों की कोई चिंता नहीं है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल समेत कमेटी के सदस्य और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी उपस्थित रहे। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 18 एजेंडा रखे गए थे, जिनमें से 16 एजेंडों को मंजूरी दी गई है, तो वहीं 2 एजेंडों को लंबती रखा गया है। 18 एजेंडे थे हाई पावर परचेज कमेटी में। लगभग 1000 करोड़ रुपए की परचेज की गई है। उसमें एक टेंडर को, एक आइटम को डेफर किया है, एक को कैंसिल किया, रीटेंडर करेंगे और बाकी सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि पुलिस के जवानों को गश्त के लिए अब जल्द ही नई मोटरसाइकिलें दी जाएंगी और पुरानी और कंडम हो चुकी मोटरसाइकिलों को रोड से हटाने का काम किया जाएगा। पावर के जो प्रोडक्ट्स थे पावर डिपार्टमेंट के, उनकी खरीद हुई है। 2 एजुकेशन के भी थे, एक IT का था और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स। ये सारी चीज़ों की खरीद के आज नेगोशिएशन हुई है और स्मूथली सारा ये काम। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन और दंगों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस को आधुनिक वाटर कैनन गाड़ियां दिए जाने पर भी सहमति बनी है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन और दंगों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस को आधुनिक वाटर कैनन गाड़ियां दिए जाने पर भी सहमति बनी। सोनीपत में करोड़ों रुपए की चीट फंड का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो आपने सीएम मनोहर लाल, बड़े मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक सभी को स्वास्थ्य सेवा के नाम पर ये कहते सुना होगा कि हरियाणा में सब कुछ बढ़िया है,
लेकिन सोनीपत से सामने आई एम्बुलेंस की तस्वीरें असल सच्चाई बयां कर रही हैं। एम्बुलेंस की खुद की स्थिति इतनी खराब है कि वो मरीजों को खराब स्थिति में ले जाने की हालत में नहीं है। सोनीपत नागरिक अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा राम भरोसे है। एम्बुलेंस को 10 कर्मचारी धक्का लगाकर स्टार्ट करते दिख रहे हैं। कर्मचारी पूरी जद्दोजहद के साथ कभी आगे से धक्का लगा रहे हैं तो कभी पीछे से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। एम्बुलेंस को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए और जब बात करने की कोशिश की तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ कहने से बचते नजर आए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और यह हरियाणा के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को चौंका भी देते हैं। अब हैरानी इस बात की है कि अनिल विज सोनीपत के नागरिक अस्पताल तक पहुंचने से कैसे चूक गए और न ही किसी अधिकारी पर अनिल विज की टेढ़ी निगाहें पड़ी हैं। हरियाणा के सोनीपत स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली आपातकाल सेवा एम्बुलेंस की हालत चिंताजनक है। यदि एम्बुलेंस धक्के के सहारे चलेगी तो मरीजों को समय रहते तमाम सुविधाएं कैसे मिलेंगी? इस पर स्वास्थ्य विभाग को विचार करने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी करने में आनाकानी कर रही है, जिसको लेकर पीड़ितों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। फरीदाबाद में सड़कें खस्ता हाल है। ऐसा लगता है मानो गड्ढों के बीच में थोड़ी बहुत सड़क बची हुई हो, जिन पर आए दिन लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को जैसे कोई सुध ही नहीं। ये कैसी स्मार्ट सिटी है जहां एक भी स्मार्ट काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के सेक्टर 61, 62 और 63 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की है, जो इन दिनों बदहाली का शिकार हो रही है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रॉन्ग साइड से होकर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो वो कई बार इसकी प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। रोडों के बहुत हालत खराब है। कम से कम 2-3 साल हो गए रोड पूरे खराब हैं। एक साइड से रोड चल रहा है, एक साइड में दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन की दिक्कत है, कोई कितनी कंप्लेंट दे दें, कोई दिक्कत नहीं, कभी सुनवाई है ही नहीं। रोडों हालात बहुत खराब है साहब। एक्सीडेंट होते हैं, रात ही एक बछड़ा को एक्सीडेंट करेगा कोई आदमी। अब गाड़ी वाला जो है बेचारा मर गया बछड़ा और हाल टूटे हुए। एक साइड का रोड तो एकदम बंद है, खड्डे हो रहे हैं 2-2 फुट गहरे। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन बदहाली की तस्वीरें उनकी पोल खोल कर रख देती हैं। पिछले कई सालों से सड़कों की हालत खस्ता है। हैरानी की बात तो यह है कि मंत्री मूलचंद शर्मा भी खुद इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदतर हालत को अनदेखा किया जा रहा है। सड़कों की ये खस्ता हालत लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बारिश में तो आलम और भी बिगड़ जाते हैं। लोग तो चोटिल होते ही हैं, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो रही है। बार बार हो रहे हादसों के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। हरियाणा सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से ही अव्वल दर्जे का बताती आई है, लेकिन सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस की जो तस्वीरें सामने आई है, उनको देखकर ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो आपने सीएम मनोहर लाल, बड़े मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक सभी को स्वास्थ्य सेवा के नाम पर यह कहते सुना होगा कि हरियाणा में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सोनीपत से सामने आई एम्बुलेंस की तस्वीरें असल सच्चाई बयां कर रही हैं। एम्बुलेंस की खुद की स्थिति इतनी खराब है कि वो मरीजों को खराब स्थिति में ले जाने की हालत में नहीं है। सोनीपत नागरिक अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा राम भरोसे है। एम्बुलेंस को 10 कर्मचारी धक्का लगाकर स्टार्ट करते दिख रहे हैं। कर्मचारी पूरी जद्दोजहद के साथ कभी आगे से धक्का लगा रहे हैं तो कभी पीछे से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। एम्बुलेंस को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए और जब बात करने की कोशिश की तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ कहने से बचते नजर आए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और यह हरियाणा के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को चौंका भी देते हैं। अब हैरानी इस बात की है कि अनिल विज सोनीपत के नागरिक अस्पताल तक पहुंचने से कैसे चूक गए और न ही किसी अधिकारी पर अनिल विज की टेढ़ी निगाहें पड़ी है। हरियाणा के सोनीपत स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली आपातकाल सेवा एम्बुलेंस की हालत चिंताजनक है। यदि एम्बुलेंस धक्के के सहारे चलेगी तो मरीजों को समय रहते तमाम सुविधाएं कैसे मिलेंगी?
इस पर स्वास्थ्य विभाग को विचार करने की जरूरत है। हरियाणा के सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, एम्बुलेंस की वो हालत चिंताजनक है। और उसके बाद जिस तरह से एम्बुलेंस को धक्के लगाकर स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बाद ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि मरीजों को तमाम सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी। अगर एम्बुलेंस ऐसे धक्केशाही से शुरू होगी तो मरीजों को तमाम सुविधाएं कैसे मिलेंगी, ये सवाल लाजमी है उठेगा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को विचार करने की जरूरत है। भिवानी जिले के रोहनाथ गांव के लोग आज भी अपनी आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस गांव की ज़मीन अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी थी, जो आज तक भी इनके नाम नहीं हो पाई है। इसी को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला भिवानी के रोहनाथ गांव का है, जहां लोग आज़ादी के समय नीलाम हुई जमीन का क्लेम वापस करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर लोग धरने पर बैठ गए। और इस दौरान धरने पर बैठे 59 वर्षीय संतलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। पूरा गांव नीलाम कराया गया क्योंकि हमारा इतना कसूर था, तो देश की आज़ादी के लिए इस गांव ने कुर्बानी की। अच्छा, अंग्रेजों को भगाया यहाँ से, अंग्रेजों से लोहा लिया। 20 जुलाई 1858 में इस गांव को पूरे को नीलाम कराया गया, 13 बीघे 10 बीघे एक तालाब को छोड़ के। तो आज तक हमारी मांगे नहीं मिली है ना, आज तक उसके लिए धरना चल रहा था। 1947 से लेकर आज तक हमारे गाँव में तिरंगा नहीं फहराया गया, उसके लिए धरना था। ये तिरंगे की मांग के लिए भाई हमारा गांव को हमारा मान सम्मान मिले और हम तिरंगा फहराने के लायक होना। पूरे आज़ाद भारत में एक ही गाँव है जिसमें आज तक झंडा नहीं फहराया गया। दरअसल अंग्रेजों ने रोहनाथ गांव तबाह कर दिया था। बागी होने के संदेह में उन्होंने निर्दोष लोगों को पकड़ा, पीने का पानी लेने से रोकने के लिए कुएं के मुंह को मिट्टी से ढक दिया था और लोगों को फांसी पर लटका दिया था। उसी वक्त अंग्रेजों ने पूरे गांव की जमीन को नीलाम कर दिया था। वहीं 150 साल बीत जाने के बाद आज भी गांव उस सदमे से उबर नहीं सका है। गांव के बुजुर्ग कुएं को देखकर उस डरावनी कहानी को याद करते हैं। पंजाब और हरियाणा एक था, ये सारी घोषणा कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हमारे गांव को शहीद का दर्जा दे सकते हैं। गांव शहीद का दर्जा चाहता है, शहीदों को जो सुविधा मिलती है इस गांव को मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग। हैरानी की बात है कि गांव के लोगों की मांगों को मानने के लिए प्रदेश सरकारों के लिए 7 दशकों का समय भी कम साबित हुआ है। गांव वाले खेती के लिए जमीनें और आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सालों पहले जो थोड़ा बहुत आर्थिक मुआवजे की घोषणा की गई थी, वो अब तक नहीं मिला है। वहीं 23 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रोहनाथ पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्र ध्वज लहराया था। इस दौरान सीएम ने पीड़ितों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक गांव वालों के हाथ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं लगा है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले गांव रोहनाथ के ग्रामीणों की मांग है कि इस गांव के जो लोग अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए थे, उन्हें शहीद का दर्जा मिले। इसके साथ ही गांव के लोगों की जो ज़मीन नीलाम हुई थी उसका मुआवजा मिले। करनाल में रेलवे स्टेशन पर हुई लूट का खुलासा हो गया है। लूट की साजिश गाड़ी चालक ने ही रची थी। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करनाल रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में हुई लूट मामले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पीड़ित का ड्राइवर ही शामिल था। राहुल नाम का यह ड्राइवर पीड़ित सीताराम की गाड़ी चलाने के साथ बैंक का काम भी देखा करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के भाई रोहित के साथ संजय नाम के एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। बाइक पर सवार इन दोनों ने ही रुपयों से भरा बैग छीना था। सूचना पर हमारी सिटी एसएचओ सिटी सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहां पर मौके पे पहुंची थी और वहां पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था, उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही ये केस खत्म नहीं हो जाता। मामले में दिलचस्प मोड़ ये है कि आरोपियों के बाद अब खुद पीड़ित भी सवालों के घेरे में है। दरअसल करनाल पुलिस के एसपी
गंगाराम पूनिया के मुताबिक पुलिस को 24,41,000 की रकम बरामद हुई है, जबकि पीड़ित ने महज 8 लाख रुपए की लूट की तहरीर दी थी। अब सवाल यही है कि अगर सीताराम ने सिर्फ 8 लाख रुपए लूटे तो पुलिस को 24,41,000 रुपए की बड़ी रकम कैसे बरामद हो गई? बताई गई रकम से 3 गुनी इस रकम के बारे में क्या पीड़ित सीताराम को जानकारी है? एसपी ने इसे लेकर सीताराम से भी पूछताछ की है। CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल, जो कि गाड़ी में ड्राइवर था, और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है। यानी लूट का शिकार सीताराम भी अब पुलिस के सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि क्या उसने पुलिस को गलत जानकारी दी या फिर मामला कुछ और है। अब बड़ा सवाल ये है कि पीड़ित ने FIR में 8 लाख रुपए की लूट की बात कही थी, लेकिन असल में लूट 24,41,000 रुपए की हुई थी। ऐसे में पुलिस पीड़ित से ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि FIR में उसने रकम गलत क्यों लिखवाई थी। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में किसान सभा और अन्य संगठनों ने मिलकर शिमला के माल रोड पर जमकर नारेबाजी की है। देश के इतिहास में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने वाले किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने धारा 144 तोड़ते हुए शिमला मॉल रोड पर नारेबाजी की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस भी उन्हें वहां खड़े होकर देखती रही और किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान की माने तो उनकी मांग है कि सरकार तुरंत अदानी और अन्य कंपनियों की ओर से घोषित दाम को निरस्त करे। इसी के साथ ही बागवानों के शोषण और लूट पर रोक लगाए। जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया, एक मुश्किल दौर का निर्णय लिया जो हम बागवान नहीं ले सकते थे। हमारे तो घरों में सेब सीजन चला हुआ है, जेल भरने के लिए हमें समय नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ा कि भी हमारी रोजी रोटी को संकट है। अगर कुछ नहीं होगा तो जेल में कम से कम हमें रोजी रोटी तो मिलेगी, ये हमारा कहना है। संयुक्त किसान मोर्चा पिछले काफी समय से अपनी बात जगह जगह रख रहा है, वो चाहे विज्ञापन के जरिए हो या फिर मंडल स्तर के आंदोलन के जरिए, लेकिन उनकी जो मुख्य मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अब जेल भरो आंदोलन किया। आपको बता दें कि पिछले कई समय से किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर कहीं ज्ञापन सौंप रहे हैं तो कहीं मंडल स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए अब वो जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। ऊना में क्रशर इंडस्ट्री पर आबकारी विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3.66 करोड़ का क्रशर फर्म पर जुर्माना ठोका। ऊना में आबकारी एवं कराधान विभाग ने क्रशर इंडस्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही एक क्रशर फर्म को विभाग ने 3.66 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। करीब 9 महीने पहले विभाग की कई टीमों ने इस क्रशर फर्म के खिलाफ सरकारी राजस्व को चपत लगाए जाने की जांच पड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद ऊना के हरोली उपमंडल में काम करने वाली एक क्रशर फर्म से जुड़े 3 यूनिट को जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने अब आने वाले दिनों में ऊना जिले में काम करने वाले कई और क्रशर यूनिट्स के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करने का खाका तैयार कर लिया है। शुरुआती जांच के बाद विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है, खनन माफिया जिले में बड़े स्तर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ऊना जिला में जो टैक्स का इवेजन, जो खनन माफिया या कोई और माफिया कोई काम कर रहा है, उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और ये बड़े बड़े क्रशर यूनिट्स हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है इसको देखकर बाकी के लोगों को फॉलो करना चाहिए कि वॉलंटरी टैक्स जमा करवाएं, नहीं तो उनका भी हम शिकंजा कसने वाले।
आबकारी विभाग के इस ऐलान के बाद क्रशर फर्म इंडस्ट्री में हड़कंप की स्थिति बन गई है। जिला ऊना में क्रशर इंडस्ट्री से जुड़े कई यूनिट विभाग की रडार पर हैं। आबकारी विभाग के आयुक्त ने कहा कि नियमों की अवहेलना कर सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आबकारी विभाग की लगभग 9 महीने तक चली जांच के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ विभाग की रडार पर कई क्रशर यूनिट्स इस समय चढ़ी हुई है।